Very good afternoon to all of you. On behalf of Baba Farid Group of Institutions, first of all, I would like to welcome you all on this press meet in Sissa. Baba Farid Group of Institutions having a legacy of 30 plus years in this educational field, running a wide array of more than 60 plus courses in different streams like humanities, engineering, sciences, paramedical, fashion designing, fine arts, management, and some other typical courses. So, under the leadership of our Honorable Chairman Dr. Gurmeet Singh Taliwal and our visionary campus director Dr. MP Punia ji, also जी सो आज मैं आपके सामने हमारे कैंपस डायरेक्टर और फॉर्मर वाइस चेयरमैन AICTE डॉक्टर MP पूनिया जी का हार्दिक स्वागत करता हूं कि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे और आपको ये सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करेंगे। हमारे डॉक्टर पूनिया जी इज ए वाइजली academician and respectable administrator in the field of engineering, and in AICTE I have served more than 7 years. So आज डॉक्टर MP पूनिया जी हमारे जो इनका एक सपना है कि कैसे हमारे यूथ को कैसे एक अफोर्डेबल एजुकेशन दे के, अलाइंड एजुकेशन दे के उनको सपोर्टिव किया जाए। सो इन्होंने AICTE में रहते हुए भी 7 साल ऐसे बहुत से काम किए, एजुकेशन सेक्टर में बहुत से रिफॉर्म्स किए। इन्होंने पहले बीकानेर कॉलेज में इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में रहते हुए वहाँ पे उस कॉलेज को कहाँ से कहाँ तक लेके गए। तो ये सारे के सारे रिफॉर्म्स उन्होंने किए और इसी प्रचलन को आगे लेके चलते हुए डॉक्टर MP पूनिया जी के इस जो मोटिव है उसको लेके हुए आज भी हमने ये जो यहाँ पे 2 days कार्निवल रखा है। दिस इज आल्सो के बच्चों को, यूथ ऑफ सिरसा को हमने कैसे उनको काउंसल किया जाए, कैसे उनको इंस्पायर किया जाए और कैसे हम उनको अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। सो आज मैं आपके सामने निमंत्रण करता हूं कि डॉक्टर MP पूनिया जी को कि वो आपको इस चीज़ के बारे में डिटेल में बताएंगे। डॉक्टर MP पूनिया सर। धन्यवाद अमन और हमारे सभी भाई पत्रकार बंधुओं जो आज सिरसा में हम साथ इकट्ठे हुए हैं, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं। और इतना जोश देख के मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि एजुकेशन के प्रति ये एरिया कितना जागरूक है, शिक्षा के प्रति कितना जागरूक है। शिक्षा बिना समाज नहीं है। समाज अपना तभी आगे बढ़ेगा जब शिक्षा होगी, और शिक्षा सिर्फ स्कूल की नहीं, स्कूल की शिक्षा से अपना काम नहीं चलेगा, अपना विकास नहीं हो सकता, क्योंकि स्कूल एजुकेशन में बच्चा छोटा होता है। उसका पूरी तरह से विकास तभी होगा जब वो करीब 18 साल के बाद जो एजुकेशन लेता है, जब उसकी सोचने की क्षमताएं बढ़ जाती है, इवन उसके अंदर जो पोटेंशियल है, हर बच्चे के अंदर काम करने की कुछ अलग अलग क्षमताएं हैं, भगवान ने सबको अलग अलग दिया है। आप जो साथी बैठे हुए आपका भी अलग अलग सबका पोटेंशियल है, मेरा अलग है, मेरे साथ जो आए हुए, भगवान की एक अलग क्रिएशन है। लेकिन उस पोटेंशियल को शिक्षक निकालता है। उस पोटेंशियल को तब निकलेगा जब वो शिक्षा के मंदिर में कहीं पे जाएगा। उस शिक्षा के मंदिर के अंदर जो एक स्वरूप जीवन का उसका होना चाहिए, उसको ये क्लियर होना चाहिए कि मैंने ये जन्म क्यों लिया है, मैं धरती पे क्यों आया हूँ, मेरी परिवार के प्रति, मेरे समाज के प्रति, मेरे गांव के प्रति, मेरे स्टेट के प्रति, मेरी देश के प्रति, और देश ही नहीं, आज तो दुनिया गांव की तरह से है, मेरी दुनिया में क्या भूमिका हो सकती है, मैं यहाँ पे क्यों हूँ। ये प्रश्न जब तक बच्चे के दिमाग में नहीं आएगा वो विकसित नहीं होगा, और इस प्रश्न का जवाब भी शायद शिक्षक ही देगा कि बच्चा आपकी उपयोगिता क्या है। आज देश के अंदर, और पहले तो अमन मेरा जो परिचय दे रहे थे, मेरी यही जन्मभूमि है, मेरी यही जन्मभूमि है, और मैं चाहता हूँ मेरी कर्मभूमि बने। श्री गंगानगर जो है, श्री गंगानगर के पास में मेरा छोटा सा गांव है, सियागों की डाणी है, वहाँ मेरा जन्म हुआ। फिर मेरी गांव में शिक्षा होने के बाद मैं जयपुर चला गया। जयपुर में मैंने 11 तक शिक्षा ली, और मेरा टारगेट ये था कि देश की टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन हो, उसके अंदर मेरा एडमिशन हो, IITs में एडमिशन हो। लेकिन मेरा नहीं हो पाया। मैं छोटे गांव से था, बड़े शहर में चला गया, शायद मन नहीं लगा, बच्चे दोस्त भी नहीं बन पाए। स्कूल में सबसे बड़ी ये होती है कि आपका कुछ दोस्ताना भी हो, वो नहीं हो पाया, और मेरा IIT में एडमिशन नहीं हो पाया। लेकिन मैंने छोड़ा नहीं इसको। मेरा पॉलिटेक्निक बीकानेर में एडमिशन हुआ, जो 3 साल का डिप्लोमा का कोर्स होता है, वो मैंने किया। लेकिन फिर भी मेरा ये था कि मेरे को इंजीनियर बनना है।
करते करते प्रयास करते करते मेरा जोधपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया। वहाँ पे फिर मैंने 3 साल की और पढ़ाई की। वहाँ जाने के बाद भी मेरे मन में था कि मेरे को आईआईटी में जाना है, देश की टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर जाके पढ़ना है। प्रयास करते करते मेरा आईआईटी दिल्ली के अंदर मास्टर्स में एडमिशन हो गया। आईआईटी दिल्ली हमारे देश का सर्वोच्च संस्थान है तकनीकी शिक्षा के अंदर। आईआईटी दिल्ली से मैंने मास्टर्स किया, लेकिन फिर भी मेरे को लगा कि मैं गांव का हूँ, शायद मेरी इंग्लिश भाषा पे भी इतना बड़ा कमांड नहीं है। हर टाइम मेरे को इन्फिनिटी महसूस होगी। जैसे ही अमन बोलने लगा, साथियों की आवाज़ आई ना कि इंग्लिश नहीं है ना, पर दुनिया आजकल वो इंग्लिश भाषी है। आज अपने विचार रखने अगर दूसरे देशों में कहीं जाने जाते हैं, पहुंचते हैं, तो उसके बिना काम नहीं चलता। तो मेरे दिमाग में ये था कि यार मैं गांव का हूं, मैं साधारण परिवार का हूं, किसान परिवार का हूं, तो मेरे अंदर कुछ अलग से विलक्षण अगर प्रतिभा जग के आती है, कुछ मैं कर पाता हूँ। मैंने वहाँ पे आईआईटी दिल्ली में एमटेक के बाद पीएचडी में एडमिशन ले लिया, और पीएचडी मेरी हुई 7 साल के अंदर। पीएचडी साधारणतः 3 साल में हो जाती है, 2.5 में हो जाती है, 4 में हो जाती है। खैर मेरी टफ टाइम होता रहा। 7 साल में मेरी आईआईटी दिल्ली में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैंने पीएचडी किया। और मैं राजस्थान के अंदर एनआईटी जयपुर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, अपने हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एनआईटी है, ऐसा ही राजस्थान में जयपुर में है, पंजाब में जालंधर में है। ऐसे हर स्टेट में एक एक एनआईटी है, नेशनल इंस्टीट्यूट है जो भारत सरकार चलाती है। मैं सबसे कम उम्र का प्रोफेसर वहाँ पे बन गया एनआईटी जयपुर के अंदर आके। तो मेरे लिए बड़ा एक था कि मैंने कुछ जगह हासिल की, मैंने कोई रास्ता अचीव किया। वहाँ रहते रहते मेरे को बीकानेर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रिंसिपल बनने का मौका मिला। 6 साल मैंने वहाँ पे काम किया। वहाँ पे भी मेरे पास करीब गांव के 6000 बच्चे थे। वहाँ से फिर मैं जयपुर वापस आ गया एनआईटी में। चंडीगढ़ जाने का मौका मिला। चंडीगढ़ एक भारत सरकार का संस्थान जो टेक्निकल टीचर्स को ट्रेनिंग देता है, मैं उसका डायरेक्टर बना। और वो करते करते फाइनली मेरा दिल्ली के अंदर जो पूरे देश की तकनीकी शिक्षा रेगुलेट होती है, एआईसीटी में, उसका वाइस चेयरमैन बना। और वाइस चेयरमैन रहते हुए 6 साल जो भी अमन कह रहे हैं कि काम किए। लेकिन मेरी इच्छा, मेरा दिल गांव में ही है कि मेरे गांव के बच्चे को जिस रास्ते से मैं कठिनाई से चला, क्या मैं उस रास्ते पे एक आराम से उस बच्चे को ले जा सकता हूं, क्या ये मेरी दिली इच्छा है। और ये सोचते हुए धालीवाल साहब जो बठिंडा के अंदर बाबा फरीद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, मेरा पुराना उनसे जुड़ाव था। मैंने कहा धालीवाल साहब मेरे को आपसे मिलकर काम करना है, और हमने शुरुआत की है। बठिंडा अपने नजदीक है, सबसे नजदीक अपने लिए जो है, विशेष रूप से अपनी बच्चियों के लिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो आज के दिन 100 बच्चे अगर 12वीं की परीक्षा पास करते हैं अपने देश में, 100 बच्चे अगर 12वीं करते हैं, चाहे वो साइंस, कॉमर्स, आर्ट, जो भी सब्जेक्ट लें, 100 में से 27 बच्चे ही ऐसे होते हैं जिनको कॉलेज में जाने का मौका मिलता है। 73 का तो अपने को पता ही नहीं है वो कहाँ चले गए हैं। अमेरिका जैसा राष्ट्र है, वहां पे अगर 100 बच्चे 12वीं करते हैं तो 87 बच्चों को हायर एजुकेशन में जाने का मौका मिलता है। हायर एजुकेशन में ये कह रहा हूँ जहाँ पे बच्चे में समझ आती है, बच्चा जो है अपना रास्ता तय करना सीखता है। इंग्लैंड जैसे देश हैं, वो भी विकसित है, उनके 70 बच्चों को मौका मिलता है। जापान में 70 बच्चों को मौका मिलता है। मलेशिया में 60 को मिलता है। अपना नेबर चाइना, जिसको कहते हैं अपन असी आगे बढ़ाएंगे, चाइना तो आगे बढ़ना है, चाइना में 55 बच्चों को मौका मिलता है जो 100 बच्चे 12वीं करते हैं, अपने 27 को ही मिल रहा है। और 27 तो पूरे देश का एवरेज है, जिसमें साउथ वगैरह तो बहुत आगे है एजुकेशन में। आप सोचो अपना हरियाणा कहाँ है। मेरे को नहीं लगता 12-15 से ज्यादा 100 में से हमारे बच्चे जा पाते हैं। और 12-15 में से अगर लड़कियां देखो आप, ये तो टोटल है 12-15, तो लड़कियां देखो, लड़कियों की संख्या बहुत कम है। लड़की को एक तो दूर अपन एजुकेशन के लिए नहीं भेज सकते, सिक्योरिटी के भी इश्यूज होते हैं, अपने इतना अभी ग्रामीण परिवेश में इतना माहौल भी नहीं है। तो मेरा आज आने का उद्देश्य ये है कि बठिंडा में जो इंस्टीट्यूशन बाबा फरीद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो बनाई हुई है, जिसके गुरमीत सिंह धालीवाल साहब चेयरमैन है, उनके पास आज भी मकान नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं। वो ऐसा संस्थान है जो एक तरह से ये मानो कि हजारों बच्चों को तो फ्री एजुकेशन दे रहा है। हमारे पास 1500 एससी के बच्चे, एससी समाज के बच्चे हैं, जिसमें 750 लड़कियां हैं जो वहां पे शिक्षा ले रही है। और कोई ऐसे कोर्स का नाम लो आप, मेडिकल एमबीबीएस के अलावा कोई कोर्स का नाम लो, वो हमारे पास कोर्स है। न हमारा बच्चा जो निकल रहा है उसको डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है, न वहां पे किसी तरह की जो एक लत लग जाती है बच्चों को, या खराब दिशा में चल जाता है। वो हमारे वहां पे ऐसा माहौल है, एक मंदिर शिक्षा का इस तरह से बना हुआ है, जिसके अंदर कोई चांस नहीं है। और जॉब की भी दिक्कत नहीं आ रही है बच्चों को। हमारे पास बच्चा जैसे इंजीनियरिंग करके, या ह्यूमैनिटीज का कोई कोर्स करके, या साइंस करके, या एग्रीकल्चर करके, या बीएड करके, सब कोर्सेज हमारे पास 60 तरह के कोर्सेज, जैसे अमन बता रहा है, 60 तरह के कोर्सेज हमारे पास हैं। इवन जो है फैशन डिजाइनिंग का कोर्स हमारे पास है। हमारे पास मास कम्युनिकेशन का, जर्नलिज्म जिस फील्ड के अंदर आप लोग हैं, वो कोर्स हमारे पास है। होटल मैनेजमेंट का कोर्स हमारे पास है। फाइन आर्ट्स के कोर्सेज हमारे पास में है। पैरामेडिकल के जितने भी कोर्सेज हैं जो डॉक्टर्स को हेल्प करते हैं,
वो कोर्सेज हमारे पास हैं जहाँ पे लड़कियां भी इच्छुक हो सकती है, लड़के भी इच्छुक हो सकते हैं। और मेरा ड्रीम ये है कि बठिंडा को बाबा फरीद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की वजह से जाना जाए, जैसे बिट्स पिलानी को लोग जानते हैं, कुरुक्षेत्रा को लोग जानते हैं शिक्षा की वजह से। इसी तरह से बठिंडा भी हमारा इतना बड़ा क्षेत्र बने और इस रीजन के अंदर एक शिक्षा का इतना बड़ा हब बने कि कोई बच्चा इस वजह से शिक्षा नहीं ले पाए कल को कि मैं एकेडमिकली स्ट्रांग हूं लेकिन पैसा नहीं है, इस वजह से कोई बच्चा जो है शिक्षा से विमुख नहीं हो। ये हम लोगों का प्रयास है। इस वजह से आप लोगों के बीच में एक चेतना फैले, समाज में एक जन चेतना आए, एक अभियान बने। समाज में कह रहा हूं सिर्फ अपने खेती के बेसिस पे या इंडस्ट्रीज के बेसिस पे विकसित नहीं होगा। समाज तभी विकसित होगा जब पूर्णतया अपन बच्चे को यह समझा पाएंगे कि आपकी बेटा या बेटी आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। और दुनिया में कह रहा हूं आज गांव की तरह से, दुनिया की आबादी 700 करोड़ है टोटल, दुनिया जिसके अंदर 200 से ज्यादा देश हैं, 700 करोड़ आबादी है। उस 700 में से अपन भारतीय करीब 140 करोड़ है। 700 में मैं 140 का अगर भाग दूं तो जो संख्या मिलती है वो 5 मिलती है। इसका मतलब हर इस धरती के ऊपर हर 5वां व्यक्ति भारतीय है। हमारी इच्छा ये है कि वो 5वां व्यक्ति दिखे तो सही दुनिया में हर जगह, और वो व्यक्ति मजदूरी करता हुआ नहीं दिखे। वो मजदूरी, क्योंकि भारतीय बच्चा सबसे टैलेंटेड है दुनिया के अंदर। अगर सबसे कोई बुद्धिमान बच्चा कहीं पे अगर हो सकता है तो वो भारतीय है। लेकिन भारतीय बच्चों को शायद अपन उतना मौका नहीं दे पा रहे हैं जितना मौका उसको मिलना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि दुनिया में हर जगह हमारे बच्चे जाए, दुनिया को एक गांव की तरह से समझे। हमारी जो पारिवारिक व्यवस्था है, हमारे जो संस्कार है, हमारी जो वैल्यूज है, आज कितनी रिस्पेक्ट हो रही है। आप तो पंजाब से आए हो, आप तो पंजाबी बोलते हो, लेकिन रिस्पेक्ट कितनी मिल रही है यहाँ पे। ये प्यार भारत में ही मिल सकता है। तो ये जो सद्गुण हमारे बच्चों में है, हमारे बच्चों का जो टैलेंट है, बच्चों के हाथ में जो हुनर है, उनके जो दिमाग है, उसको यूज करके दुनिया में कहीं पे भी जाए। इन संस्कारों के बदले, इस काम करने की जो क्षमता है उसके बदले अगर देश के लिए डॉलर्स लेके आ पाए तब हमारा देश विकसित होगा। अपन कह रहे हैं युवाओं का देश है, हमारी करीब 50% आबादी 25 साल से कम के बच्चे हैं, लेकिन इनका करेंगे क्या? अपन बच्चों का करोगे क्या? अगर बच्चों को सही दिशा नहीं दी तो हो सकता है ये लाइबिलिटी भी बन जाए अपने लिए, बच्चों को संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। बच्चे विकसित होके और दुनिया के अंदर जाके अपने आप को प्रूव करके धन देश के अंदर ला पाए, तब ये समाज विकसित होगा, तब हमारी एजुकेशन भी अच्छी होगी, तब हमारी मेडिकल फैसिलिटीज भी अच्छी होगी, तब हमारी एग्रीकल्चर भी अच्छी होगी। 70% पॉपुलेशन तो आज हमारी गाँव में है जो सिर्फ जीडीपी में देश में 12% कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है धन धान्य में। अमेरिका में 1% किसान है, 4% वो जीडीपी बढ़ाते हैं। तो इस शिक्षा के माध्यम से हम जागरूकता और कैसे समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, ये हमारा इनफैक्ट उद्देश्य है। मैं आप लोगों को चाहूंगा कि ये जो मैं भावनाएं व्यक्त कर रहा हूं, आप लोग सबसे मजबूत कड़ी है समाज के अंदर। कोई भी किसी भी तरह की भावनाएं होती है, आप समाज के जो फारदेस्ट कॉर्नर है देश का उस तक लेके जाते हैं, गांव तक लेके जाते हैं। ये जो भावनाएं मैं व्यक्त कर रहा हूं, क्या मेरे देश के बच्चों के और इस एरिया के बच्चों की तरफ आप ये भावनाएं लेके जा सकते हैं। हरियाणा के काफी बच्चे हमारे पास में हैं, 800 प्लस बच्चे तो हमारे पास पढ़े। अभी फर्स्ट ईयर में हम 7000 बच्चों को एडमिशन देंगे। 7000 बच्चे तो सिर्फ फर्स्ट ईयर में आएंगे हमारे पास। सोचो कितना बड़ा कैंपस और कितना बड़ा ये शिक्षा का ये केंद्र बनता जा रहा है। तो मैं सभी भाइयों से पहले तो धन्यवाद देता हूं दिल से कि आप लोग आए, समय निकाला, और एक ये जो मुहिम चल रही है उस मुहिम के अंदर किस तरह से हमारी बात को उन बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। इवन बच्चा पढ़ते पढ़ते, हमारे काफी बच्चे तो ऐसे हैं जो पढ़ते पढ़ते कमा रहे हैं, जिसके पास जो हुनर है। कोई बच्चा कह रहा है मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा हूं, कम्युनिकेशन, तो बाकी बच्चों को सिखा दो। कोई बच्चा कह रहा है मेरे को कंप्यूटर की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आई एम वेरी गुड, प्रोग्रामिंग इज वेरी गुड, तो दूसरे बच्चों को सिखाओ। हम 5000 रुपए से लेके 22,000 रुपए महीने तक बच्चों को भी देते हैं। काफी जो टैलेंटेड बच्चे हमारे असिस्टेंट टीचर बन जाते हैं। तो इस तरह की जो स्कीमें हमने शुरू की है उसका बच्चे फायदा उठा सकते हैं। सबसे बड़ा बच्चा हमारा काम कर पाएगा अगर उसके हाथ में कोई हुनर आ जाए एजुकेशन के साथ। सबसे ज्यादा जोर हम स्किलिंग पे दे रहे हैं। टीम के अंदर साथ में बच्चे कैसे काम कर सकते हैं, कैसे लर्निंग कर सकते हैं, संस्कारपूर्ण शिक्षा कैसे ले सकते हैं, उसके अंदर प्रयास में 500 के करीब फैकल्टी मेंबर्स हमारे पास हैं। 500 में से 300 फीमेल फैकल्टी मेंबर्स हैं। तो कोई लड़की को भी जाते हुए ये चिंता नहीं हो सकती कि यहाँ पे तो बहुतायत जो है मेल मेंबर्स की है, कोई भय का वातावरण हो सकता है, ऐसा नहीं। सो इस तरह के माहौल में मैं आप लोगों को आमंत्रित भी करता हूं कि आइए देखिए जो प्रयास कर रहे हैं। और इसके अंदर भारत सरकार हमें खूब मदद कर रही है। अभी 5 करोड़ रुपए दिए हैं नीति आयोग ने कि बच्चों के अंदर सिर्फ वैसा हुनर नहीं, उनके नए आइडियाज जो हैं, इनोवेशन के आइडियाज जो उनके हो सकते हैं, उनको प्रोडक्ट में कैसे बदल सकते हैं। हमारी ये भी मुहिम है कि हम सिर्फ फार्मर की इनकम डबल करने की बात नहीं करें, हम गांव की इनकम डबल कैसे कर सकते हैं। गांव की इनकम तभी डबल होगी जब बच्चा शिक्षित होकर, बच्चा अपने आप में स्किल
लेके और कमाने योग्य होगा तो अपने आप वो गांव की इनकम डबल करेगा। ये जो मुहिम हम लोगों ने चलाई हुई है उसके अंदर आप लोगों से मैं जुड़ने की प्रार्थना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम जो बात कह रहे हैं ये सब लोगों के पास, एटलीस्ट गांव में जो बच्चे शिक्षा में जाने के लिए जो चिंतित है या उत्सुक हैं, उन तक हमारी बात पहुंचेगी। इन्हीं शब्दों के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक सवाल है सर, थोड़ी डिटेल पूरी कर लें है ना। सर एक्चुअली जो हमारी मुहिम है इसी के तहत हमने यहाँ पे ऑन दी स्पॉट काउंसलिंग एंड एडमिशन सेशन रखे हैं डिफरेंट सिटीज़ में। वो सिरसा में भी है, गंगानगर में, बीकानेर में और अपना हनुमानगढ़ में। तो ये इसलिए है क्योंकि कई बार बच्चा होता है आसपास का, वो काउंसलिंग के लिए वहाँ नहीं जा पाता। तो हमने यहाँ पे जो हमारा एड्रेस है एम क्रेज करियर इंस्टीट्यूट 7 बैंक कॉलोनी हिसार रोड सिरसा पे जो इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे हमारी टीम सारे के सारे काउंसलर्स वहाँ रहेंगे कल और शनिवार और एतवार, दैट इज़ 12th एंड 13th ऑफ जुलाई, सुबह 10 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक। तो जो भी बच्चा आना चाहता है करियर गाइडेंस के लिए, काउंसलिंग के लिए, वो वहाँ पे आ सकता है। और यहाँ पे हम जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ें हमने दी हैं, जैसे कि हमारे सर का विजन है कि हम बच्चों को जितना बेनिफिट कर सके। हमारी सबसे एक बड़ी स्कॉलरशिप चल रही है सरदार कुलदीप सिंह गिल मेमोरियल स्कॉलरशिप, जिसके अंदर बच्चा जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं अगर वो वहाँ पे अपने आप को नामांकन करेंगे, एनरोल करेंगे और उनका मेरिट के बेसिस पे, इंटरव्यू के बेसिस पे हमारी तरफ से अगर वो बच्चा लिस्ट होता है तो उसकी 100% एजुकेशन है जो बाबा फरीद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से होगी। सारी की सारी एजुकेशन उसको स्कॉलरशिप के तौर पे दी जाएगी। सिमिलरली हमारी पॉलिसी है एक कि जिसके में BFGI सेट हमारा एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, वो भी बच्चे यहाँ पे आके दे सकते हैं। वैसे हमारी स्कॉलरशिप टेस्ट की फ़ीस होती है, लेकिन कल और इन 2 दिनों में कोई भी बच्चा अगर आके टेस्ट देगा तो उसकी कोई फ़ीस नहीं है, पूरी की पूरी फ़ीस वेव है और इसके अंदर भी बच्चा 100% स्कॉलरशिप ले सकता है। और तीसरी हमारी जो पॉलिसी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, उसके तहत भी कई परिवार होते हैं, कई बच्चे होते हैं जिसको पढ़ने का तो बहुत क्रेज होता है लेकिन इकोनॉमिकली सपोर्ट नहीं होती। अगर वो भी इस कोटे में अप्लाई करते हैं तो उसको भी हम इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कोटा में हम उसकी प्रॉपर थोड़ी वेरिफिकेशन करेंगे, डॉक्यूमेंट्स देखेंगे और उसको स्कॉलरशिप देंगे। और चौथा जो हमारा एक है कि इन 2 दिनों में जो भी बच्चे हमारे पास रजिस्ट्रेशन करवाएंगे या एनरोल करने आएंगे तो उनमें हमारी एक प्रोसेसिंग फ़ी होती है जो कि 100% फ़ी वेवर रहेगा इन 2 दिनों के लिए। तो ये भी मैं एक मैसेज देना चाहता था कि जो बच्चे हैं जिनको अभी हमारे बठिंडा नहीं जा पाते, कई बार पेरेंट्स बिजी हैं, यहाँ पे जोना भी लग रहा था, काफ़ी चीज़ें थी, तो बच्चे हमारे पास गांव के बच्चे हैं आसपास के, वो हमारे पास सिरसा में जो मैंने एड्रेस बताया दोबारा बता रहा हूँ, एम क्रेज इंस्टीट्यूट 7 बैंक कॉलोनी हिसार रोड सिरसा, वहाँ पे शनिवार और एतवार के दिन 12 और 13 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर 7 बजे तक यहाँ पे आके करियर गाइडेंस भी ले सकते हैं, अपना कोई भी डाउट है वो भी क्लियर कर सकते हैं। और जो भी हमारी स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं इन दिनों में जो हमने चलाई हैं इनका फ़ायदा ले सकते हैं। और बाकी की बात और मैं हमारी जैसे सर ने बताया कि हमारी बसेस भी यहाँ तक आती हैं, कालांवाली तक हमारी बसेज आती हैं, चोरमार ये बड़ागुड़ा तक हमारी बसेज भी आती हैं यहाँ पे। और अगर बच्चा ज़्यादा होता है तो हमारी बस सिरसा तक भी आती है। हमारे पास हरियाणा से 800 से प्लस बच्चा है। मेरे को नहीं लग रहा कोई एरिया ऐसा होगा जहाँ से हमारा बच्चा नहीं है, चाहे वो सिरसा लगा लो, ये एलनाबाद, रनिया, हिसार, फतेहाबाद और आगे जाके सोनीपत, पलवल, ये सारे रीजन वहाँ तक हमारा बच्चा है, करनाल तक। सो इन्हीं हाँ, हमारा एक और मैं बता रहा हूँ कि हमने बच्चों को जो एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए भी काफ़ी स्टेप्स उठाए हैं। वो स्टेप्स उठाए हैं, पहली बात हमारे पास जो भी बच्चा ग्रेजुएशन में आता है तो हमने BA में तो कोर्स ही 2 एक स्पेशल इंट्रोड्यूस कर दिया कि जिसमें BA प्लस प्रोग्राम है हमारा, जिसमें बच्चा पहले दिन से ही हमारे जो फेमस है अरोड़ा क्लासेस जो कि टेस्ट्स की तैयारी कराता है, गवर्नमेंट टेस्ट्स की, जितने भी हमारे गवर्नमेंट टेस्ट्स हैं उन सभी टेस्ट की, और अवध ओझा जी जो UPSC की तैयारी करवाते हैं उनके साथ IAS की तैयारी करवाते हैं ना, तो उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन है। वो बच्चों को ट्रेनिंग देंगे और हमारे बच्चे, ताकि बच्चे IAS लेवल तक भी जा सकें, गवर्नमेंट जॉब्स तक भी बच्चे जा सकें। और ये जो हमारे सिविल जो सर्विसेज के एग्ज़ाम है उसकी तैयारी हमारे हर बच्चे को
करवाई जाती है, जैसे हमने बताया अरोड़ा क्लासेस और ये सारी चीज़ें। तो इन चीज़ों का भी बच्चा विदाउट जो फीस है वो हमारी बीच में ही है सारा कुछ, तो इसका भी फ़ायदा हमारे बच्चे ले सकते हैं। और एक और चीज़, हरियाणा के बच्चों के लिए हमने, जो बच्चे हॉस्टल में आ रहे हैं उनके लिए भी हमने एक स्पेशल अफोर्डेबल पैकेजेस बनाए हैं, ताकि जो भी हमारे आम परिवारों के बच्चे हैं वो उस चीज़ को अफोर्ड कर सकें। क्योंकि आमतौर पे हमने देखा है कि जब बच्चे चंडीगढ़ की तरफ जाते हैं तो उनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है, तो हम बच्चे को कई बार एजुकेशन के लिए ही मना कर देते हैं। तो हमारी फ़ीस इतनी रीज़नेबल है कि किसी भी, मेरे को लगता है स्कूलों से कम फीस हमारे कॉलेज की है, और वहाँ पे 4 साल बच्चों को रहना भी है। और हमारे पास हॉस्टल में अटैच्ड वॉशरूम विद लॉन्ड्री, एसी हॉस्टल फैसिलिटी है, और हमारे क्लासरूम्स वगैरह सब कुछ एसी है। तो मतलब हमने कहा बच्चों को प्रॉपर सपोर्ट मिले, उनका ध्यान पूरा का पूरा पढ़ाई की तरफ रहे। प्रश्न था। हाँ, कोई प्रश्न है तो पूछिए सर प्लीज। और आपने स्कॉलरशिप की भी बात करी, मेरिट के आधार पे और आर्थिक जो कमजोर है, मेरिट वालों को आपने कहा 100% है, और उसका नहीं बताया आर्थिक रूप से कमजोर है उसका। सर वो इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन का जब बच्चा अप्लाई करेगा ना, सो डिपेंडिंग अपॉन कि उसका क्या क्राइटेरिया है। अच्छा, कई बार ऐसे बच्चे भी हमारे पास पढ़े हैं जिनकी पूरी की पूरी एजुकेशन भी हमने फ्री की है। हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे आए कि जिनका माँ बाप ही नहीं था और कोई उनको है नहीं, उनको सर यहाँ तक कि हमने हॉस्टल भी फ्री दिया। वो डिपेंड किया जाता है कि क्या सिनेरियो। हमारी टीम आती है, हमारे पास जो टीम है, हमारे पास वो रिटायर्ड बंदे हैं, वो उनको विजिट करते हैं, फैमिली को देखते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग वो प्रपोज करते हैं कि इस बच्चे को कहाँ तक स्कॉलरशिप दी जाए। इसमें मैं ऐड करूंगा, जो टेक्निकल प्रोग्राम है हमारे, विशेष रूप से जो कंप्यूटर की एजुकेशन है, इंजीनियरिंग की एजुकेशन है, उसमें 10% सीटें हमारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है। जो एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग होगा और इसमें फाइनेंशियली वीकर है, उन बच्चों के लिए 10% मेरिट बनेगी ओपन, उसके अंदर उनकी पूरी फीस माफ है। कुछ ट्यूशन फीस का छोटा मोटा हिस्सा 5-7 हज़ार रुपये साल के, 10 हज़ार रुपये ऐसे हैं, बाकी उनकी पूरी फीस माफ है। इकोनॉमिकली वीकर है बट मेरिट के अंदर वो आ रहा है, तो 10% सीटें उनके लिए अवेलेबल हैं। सर डिटेल तो आपने काफी बता दी, ये और बता दीजिए कि 2025 और 26 का सेशन कब से शुरू हो रहा है, कई नए बच्चे जो हैं कब से वो? हाँ, हमारे यहाँ पे 1 अगस्त से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जो पढ़ रहे हैं उनकी 15 अगस्त से, अदरवाइज हमारी 1 अगस्त से क्लासेस शुरू हो रही है। सभी सेशन, सभी मतलब सभी कोर्सेज। पहले ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है ना फर्स्ट ईयर का, 21 दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम पहले वो होगा, फिर उसके बाद सारी की सारी साथ के साथ क्लासेस शुरू होंगे। सर 1 मिनट प्लेसमेंट की बात कंप्लीट करूंगा। प्लेसमेंट के लिए जो भी बच्चे इच्छुक होते, सारे बच्चे हमारे प्लेसमेंट के लिए इच्छुक नहीं होते, वहाँ थोड़ा कल्चर भी बाहर जाने का भी रहता है, कनाडा वगैरह का भी बच्चों का रहता है। जो प्लेसमेंट के लिए इच्छुक होते हैं, एलिजिबल जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट पूरी करता है, वो हमारे 100% बच्चे प्लेस होते हैं। प्लेसमेंट हमारे लिए बड़ा इशू नहीं है वहाँ पे। इवन कोई बच्चा अपनी एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है, उस डायरेक्शन में भी जाना चाहता है, उसके लिए पूरा स्कूल है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का। एक इनोवेशन का स्कूल है, एक एंटरप्रेन्योरशिप का स्कूल है। एंटरप्रेन्योर बनाने में मदद करते हैं, और काफी एंटरप्रेन्योर हमारे से जुड़े हुए हैं। एंटरप्रेन्योरशिप सेल में तो इवन के हम बच्चे को आइडिया जनरेशन तक की बच्चे को नॉलेज देते हैं। एंड इवन अगर बच्चा जाता है तो उसकी जो इनिशियल फंडिंग है वो भी हम कैंपस की तरफ से करवाते हैं। और हमने अभी IIT दिल्ली में एक इवेंट करवाया जिसमें हमने एंटरप्रेन्योर्स जो हमारे थे और जो फंडिंग एजेंसीज थी उनको भी मिलवाया, सो दैट के जो हमारे बच्चे हैं उनको एक दिशा मिल सके, प्लेटफॉर्म मिल सके। सो दीज आर इनिशिएटिव्स जो हम लेते जाते हैं, और हमारे कैंपस डायरेक्टर जो इनका विजन है, तो उसी पे चलते हुए बच्चों को भी मेरे को लगता है बड़ी तरक्की मिलेगी। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS